एक दिन हीरो का सामना एक ऐसे सोल डिवोरिंग ब्लैक मैजिक से हुआ जो उसकी सोल को तोड़ देने वाली थी। और उसी पल वो गहरी लंबी नींद में सो गया और अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। तब से 300 साल बीत गए। दुनिया शांत और सुकून वाली दिख रही थी, पर यह सब एक इल्यूजन निकला। अब पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में डूब चुका था। 300 साल पहले जब लिन 31 साल का था, एक लड़की उससे मिलने मैजिक टावर आई। उसने सुना था कि हर 100 साल में एक जीनियस मैजिशियन पैदा होता है। उसने लिन को बच्चा कह के पूछा कि क्या वो वही मैजिशियन है। लिन ने चुपचाप अपनी किताब बंद की और उस लड़की की तरफ देखे बिना बुक शेल्फ की तरफ चला गया। वो अपने गिरे हुए बुक्स सॉर्ट करने लगा, जैसे लड़की की बात उसने सुनी ही ना हो। लड़की ने फिर उससे आवाज लगाई और पूछा कि क्या वो सुन भी रहा है। तब लिन ने कोल्ड फेस के साथ जवाब दिया कि न वो जीनियस है न बच्चा, उसका नाम बस लिन है। लड़की खुश होकर उसके पास दौड़ी और बोली कि वो सच में हिस्ट्री का सबसे यंग 4 स्टार आर्च मेज है। उसने कहा कि लगता है मैं सही जगह आई हूं। फिर उसने हंसते हुए लिन की पीठ को देखा और उसे फिर से बच्चा कहकर बुलाया। उसने मजाक उड़ाने के लिए कहा कि जीनियस मैजिशियन बोलना मुश्किल है क्योंकि वो अभी डायपर्स पहनने वाली उम्र में है। ये सुनकर लिन सीरियस हो गया और गुस्से में उसने अपने हाथों में फायरबॉल बनाया। लड़की घबरा गई और पीछे हटने लगी, कहने लगी कि वो बस मजाक कर रही थी। बिना देखे पीछे हटते हटते वो बुक शेल्फ से टकरा गई। सारी बुक्स गिरकर उसके ऊपर आ पड़ी। ये देखकर लिन का फायरबॉल बुझ गया और वो हंसने लगा। लड़की भी गिरने के बाद हंसी। इसी मोमेंट पर लिन उस लड़की में इंटरेस्टेड हो गया। उसने अपना नाम बताया, ईस्टर अल्टर चिरुपिन, और कहा कि वो रेडिएंट ड्रैगन चर्च की एक फेक वॉरियर है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी हेल्प करूं साउथ पोल से धीरे धीरे फैलते अबीस को हराने में। दूसरे शब्दों में उसने मुझे अपने हीरो पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। और ऑलरेडी 2 फेमस मेंबर्स एस्थर्स पार्टी का हिस्सा थे, कैस एम्पायर का मशहूर आर्चर और फायर ड्रैगन की प्रीस्टेस जो रिपब्लिक ऑफ ड्रैगने से है, फ्रीडा। लिन ने तुरंत मना कर दिया और बोला कि वो मरना नहीं चाहता। एस्थर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मरना कौन चाहता है। लिन ने पूछा कि क्या दूसरे पार्टी सदस्यों भी उसकी तरह दिलचस्प हैं। एस्थर ने थोड़ा सोचा और बोली कि दोनों उसकी तरह थोड़े पागल हैं, पर एक चीज और भी ज्यादा मजेदार है, और वो है दी वर्ल्ड। द वर्ल्ड शब्द ने मुझे अलग ही तरीके से टच किया। मैं वो इंसान था जो स्लम से रेस्क्यू होने के बाद मैजिक टावर में मैजिक स्टडी कर रहा था। मेरा एक बड़ा गोल था एम्पायर का सबसे टॉप मेज बनना, एक 7 स्टार मेज। कहा जाता था कि अगर तुम 7 स्टार तक पहुंच जाओ तो तुम्हें वर्ल्ड की सच्चाई दिख जाती है। मैं उस रेल्म तक पहुंचना चाहता था जहां अब तक कोई और नहीं गया था। सोचता था कि अगर मैं यहीं मैजिक टावर में रहकर लाइफ भर मैजिक बुक्स पढ़ता रहूं तो भी बुरा नहीं है। लेकिन 7 स्टार मैजिक मास्टर करने के लिए मुझे मैजिक टावर के बाहर की दुनिया के बारे में भी जानना जरूरी था। प्रॉब्लम यह थी कि बिना एम के घूमना मुझे बहुत बोरिंग और परेशानी भरा लगता था। मैं अक्सर सोचता था, क्या मुझे सच में यह सब करना चाहिए? तभी एक क्लमजी हीरो आई और मुझसे कहा, वर्ल्ड को बचाओ। उसका ये अचानक प्रपोजल ही इतना पावरफुल था कि उसने मुझे मैजिक टावर से बाहर की दुनिया में खींच लिया। और चाहे मेरे अंदर वर्ल्ड को सेव करने वाली बर्निंग जस्टिस की फीलिंग ना थी, फिर भी मैंने उसका हाथ थाम लिया। फिर लिन ने अपने नए पार्टी मेंबर्स को देखा। काइस एक आर्चर था, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बिना ड्रिंक किए बहुत गिर जाती थी और वो कम बोलता था। फ्रीडा जो प्रीस्टेस थी वो एक हैवी चेन स्मोकर थी। उसने बोला, एज द फायर ड्रैगन्स प्रीस्टेस मुझे कम से कम एक ब्रेथ स्पेल तो आनी चाहिए। और फिर उसने मेरे फेस पर ब्लैक स्मोक उड़ा दिया और एक पगल औरत की तरह हंसने लगी। चाहे सब में कमियां थीं, पर कॉम्बैट में सब मास्टर्स थे। मॉन्स्टर्स और अबिस के मिनियंस इनके सामने टिक नहीं पाते थे। फ्रीडा अपनी फायर मैजिक से रास्ता साफ करती और केस अपनी एरोज से एनिमीज मारता, और एस्टर हमेशा लिन से मजाक करती, कहती कि वो उससे प्यार में न पड़े। रात को वो लिन से कैजुअली कहती है कि ये सब कब खत्म होगा और क्या वो उसके साथ एक जर्नी पे चलेगा। कभी वो मस्ती में बोलती कि लिन बहुत इनोसेंट है और कहीं कोई और लड़की उसे बेवकूफ न बना ले। ऐसे ही 5 साल उनका सफर चलता रहा। लेकिन जैसे ही हमारी जर्नी एबिस से दुनिया को बचाने की अंत तक पहुंच रही थी, मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ये 5 साल तक दुश्मनों के अटैक्स झेलने का असर था। फाइनल बैटल से पहले मैं मरता जा रहा था, उस पॉइजन से जो मेरी सोल को नुकसान पहुंचा रहा था। मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। एस्थर रोती हुई उससे उठने के लिए कह रही थी। फ्रीडा ने बता दिया कि कर्स रिमूव नहीं हो सकता। लिन ने कहा कि वो मरना नहीं चाहता। एस्थर चिल्लाई कि वो उसे बचा लेगी चाहे कुछ भी हो।
लिन खून खांसने लगा और अपना चेस्ट दिखाया, जहां एक इमोर्टैलिटी सील था। ये एक मैजिक थी जो उसके बॉडी को आइस में सील करके उसे हील कर देगी। उसने स्पेल चांट की और धीरे धीरे बर्फ उसके शरीर को ढकने लगी। एस्टर ने उसका हाथ पकड़कर प्रॉमिस किया कि वो फाइनल बैटल जीतेगी और फिर से लिन से मिलेगी। लिन मुस्कुराया और बोला कि वो लौटेगा। आइस ने उसे पूरा कवर कर लिया और वो गहरी नींद में चला गया। मेरी कॉन्शियसनेस को डेथ के कोल्ड ग्रिप में खींच लिया जा रहा था। एक फ्लोटिंग फीलिंग और एम्प्टीनेस, जैसे कि मैं किसी मार्श में डूब रहा हूं। और वो मिशन फॉर द वर्ल्ड। क्या मैंने 7 स्टार मैजिक से सच्चाई देखना मिस कर दिया? ये जर्नी, जिसमें हमने पूरे वक्त वर्ल्ड को ट्रैवल किया, यहीं खत्म होती है। एस्थर, काइस और फ्रीडा एबिस की आर्मी का सामना करने वापस चले गए। लिन के लिए बस डार्कनेस बची। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसने आंखें खोल दी। उसने एक औरत की आवाज सुनी जो पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। लिन ने तुरंत उसे मां बुलाया, पर वो रुक गया, क्योंकि वो तो ऑर्फन था। अब उसके बाल काले और आंखें लाल हो चुकी थीं और वो एक टीनेजर जैसा लग रहा था। उसने आसपास देखा और सोचा कि मैं कहां हूं। वो सामने कुछ गौर से देख रहा था। औरत ने कहा, ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है? उसने बताया, ये हीरोज स्क्वायर है जो वेटिकन के सामने है। लिन ने सोचा, ये स्टैचू लगता है एस्टर पार्टी को याद करने के लिए बनाया गया है। जब लिन ने साल पूछा तो उसकी मां ने बताया कि अब 1418 टेरेसिया कैलेंडर चल रहा है। ये सुनकर लिन बहुत हैरान हो गया, उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसने सोचा, क्या वो रिबॉर्न हुआ है या उसकी मेमोरी किसी और के शरीर में डाल दी गई है? लिन ने महसूस किया कि उसका नया बॉडी अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी एस्थर की हंसी, काइस के नशे वाले मोमेंट्स और फ्रीडा की सिगरेट स्मोक ताजी यादों की तरह घूम रही थी। लेकिन उसे डर हुआ जब उसने समझा कि ये सब तो 300 साल पहले हुआ था। उसने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा कि क्या उन्होंने लास्ट बैटल जीती थी, पर तुरंत ही रियलाइज किया कि यह क्वेश्चन बेवकूफी भरा है। उसने सोचा कि अगर वो बैटल जीत नहीं पाते तो उनके नाम का स्टैच्यू नहीं होता और आसमान आज इतना पीसफुल नहीं दिख रहा होता। उसकी मां ने थोड़ा परेशान होकर कहा कि ऐसी ऑब्वियस बातें क्यों पूछ रहा है। फिर उसने बताया कि लोग कहते हैं अगर तुम वैटिकन टावर पे चढ़ोगे तो तुम्हें लॉर्ड लिन के फ्रोजन रिमेन्स अभी भी दिख जाएंगे। लिन ने और क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस टेंस होकर बोला कि वो समझ गया। उसके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या उसने किसी और का बॉडी अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसकी मॉम ने आगे बताया कि लेडी एस्टर ने अपनी पूरी जिंदगी लॉर्ड लिन के साइड में गुजारी, जब तक वो मर नहीं गई। उसने कहा कि ये बात एक साथ ब्यूटीफुल भी है और सैड भी। फिर उसने रेन से पूछा कि उसका इस पर क्या सोचना है। तो लिन अभी जिस बंदे की बॉडी में है उसका नाम रेन है। लेकिन रेन परेशानी में हंसा। उसकी मॉम को समझ नहीं आया कि इतनी सैड स्टोरी पे वो क्यों हंसा। तब रेन को सडनली रियलाइज हुआ कि उसके दोस्तों ने अपना प्रॉमिस लॉर्ड लिन से निभाया था। वो धीरे धीरे स्टैचू की तरफ गया, हाथ बढ़ाया और उसे टच किया। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज अभी भी डिस्टर्ब कर रही थी। प्रॉमिस सबने किया था, लेकिन किसी एक ने अपना वादा पूरा नहीं किया, और वो खुद लॉर्ड लिन था। ये सोचकर रेन रोने लगा, क्योंकि लॉर्ड लिन अपने दोस्तों के सामने फेल हो गया था। रेन को यह नहीं पता था कि उसके दोस्तों ने उसे कैसे देखा होगा, लेकिन वो हिस्ट्री का एक बड़ा फिगर बन गया था। एम्परर ने खुद उसके लिए एक स्टैचू बनवाया था और कई मेज टावर्स और फैमिलीज उसे सेंट मानते थे। लेकिन 300 साल के बाद लिन के पास बचा ही क्या था? सिर्फ 2 चीजें। एक तो उसका मैजिक जो उसने यूज किया था, और दूसरा उसके ग्रुप मेंबर्स के साथ की यादें। उन्हीं यादों में उसके कॉमरेड्स के ब्राइट स्माइलिंग फेसेस अब लेजेंड्स बन गए थे। रेन को याद आया कि एस्टर ने लिन से कहा था, मोमेंट सिर्फ तभी मेमोरीज बनते हैं जब उन्हें किसी के साथ शेयर किया जाए। और लिन की मेमोरीज अभी तक रियल मेमोरीज नहीं बनी थीं, क्योंकि जब तक वो मरकर अपने दोस्तों से नहीं मिलता तब तक वे मेमोरीज अधूरी थीं। ये वो बोझ था जो रेन को अकेला उठाना था। अपनी सोच में डूबा हुआ रेन एकदम रियलिटी में वापस आया जब उसकी मॉम उसके लिए एक कप टी लेकर आई। टी को देखते ही रेन को रियलाइज हुआ कि उसके दोस्त तो चले गए, लेकिन दुनिया अभी भी उसके सामने जिंदा थी। उसे अब डिसाइड करना था कि इस नए वर्ल्ड में वो क्या करेगा। तभी उसे याद आया कि अभी भी एक काम बाकी था। होली ह्यूमन एम्पायर ने मेज क्लास को 7 लेवल्स में डिवाइड किया था। 1 स्टार कॉमन मेज बैंडोरन, 2 स्टार इंटरमीडिएट मेज लिमिटेज, 3 स्टार हाई मेज एटलस, 4 स्टार एलिट मेज ग्लडोस, 5 स्टार ग्रैंड मेज अक्विजाड, 6 स्टार सेज रैम्पेज, 7 स्टार सेज शिन सेज। हिस्ट्री में लॉर्ड लिन सिर्फ 5 स्टार मैजिशियन तक पहुंचा था।
सिर्फ 2 लोग एम्पायर की हिस्ट्री में 6 लेवल सेज तक पहुंच पाए थे। अगर लिन एस्थर के साथ न गया होता तो शायद वो भी सेज बन जाता, ओल्ड एज में मर जाता और रिग्रेट करता कि अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी। लेकिन लिन ने अपनी जिंदगी एस्थर के साथ ट्रैवल करने में चूज की। अब एस्थर चली गई थी। लिन को उसकी बातें याद आईं। उसने कहा था कि उसे चाहिए था कि दुनिया हंसी से भरी हो। रेन ने सोचा कि क्या जो दुनिया उन्होंने मिलकर प्रोटेक्ट की थी वो वैसे बनी थी जैसे ईस्टर चाहती थी। उसने डिसाइड किया कि इस लाइफ में वो 7 स्टार मैजिकियन बनेगा, ताकि अपने सैडनेस और एम्प्टीनेस से निकल सके और अपना नया गोल अचीव कर सके। रेन को अपने पास्ट की मेमोरीज भी याद आईं, जैसे एक सीन जहां एस्थर ने उसे एक फ्लावर दिखाया था। फ्रीडा ने उस टाइम मजाक में कहा था कि ऐसे फ्लावर एक बोरिंग ब्रैट जैसे लिन को दिखाना बेकार है। कैस, जो ग्रुप में खामोश रहता था, साइलेंटली वॉच करता रहा। लिन ने अपनी यूजुअल कोल्डनेस में कहा था कि फ्लावर फील्ड में देखने लायक कुछ नहीं, उसे तो मैजिक बुक पढ़नी ज्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी ग्रुप की आदतें और मोमेंट्स लिन को खुशी देते थे। स्टैचू के सामने खड़े होकर लिन ने अपने दोस्तों के नाम लिए और उन्हें अलविदा कहा। उसने समझा कि जो मर गए वे पास्ट में ही रह जाते हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें टाइम के साथ फ्यूचर की तरफ मूव करना पड़ता है। एक बार एस्टर ने लिन से पूछा था कि क्या तुमने कभी विश किया है कि तुम्हारा एक फैमिली हो। लिन ने कहा था कि नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी मां का चेहरा भी नहीं देखा। वो नॉर्दर्न स्लम्स में बड़ा हुआ था। अगर हेडमास्टर ओसीरियस ने उसका मैजिक टैलेंट पहचान कर उसे एडॉप्ट न किया होता तो शायद वो ऑर्फन की तरह रास्ते पर मर गया होता। लिन ने कन्फेस किया था कि फैमिली का मतलब उसके लिए कुछ नहीं और उसे इस सब में इंटरेस्ट भी नहीं। फ्रीडा उसके पास आई और उसे हग करके बोली कि उसका पास्ट बहुत दुख भरा है। लिन ने गुस्से में कहा था कि अगर उसके पास फैमिली होती भी तो वो समझ नहीं पाता कि उनके साथ कैसे डील करे। एस्टर ने काल्मली कहा था कि फैमिली को ट्रीट करना मुश्किल नहीं है, एक ही रूल है, उनकी कदर करनी चाहिए। और लिन जैसे काइंड चाइल्ड के बारे में वो श्योर थी कि फ्यूचर में वो एक अच्छा फैमिली मैन बनेगा। लेकिन ये सब एक ड्रीम था। रेन ने सडनली अपने आप को रियलिटी में जगते हुए पाया। एक मेड ने उसे उठाया और बोला कि ब्रेकफास्ट रेडी है। रेन ने रियलाइज किया कि उसकी पुरानी मेमोरीज उसके 9 साल की बॉडी में वापस आ गई थीं, सिर्फ 20 दिन पहले। ये लड़का रेन लुडविग फैमिली का इल्डेस्ट सन है, जो एम्पायर की 5 ग्रेट मेज फैमिलीज में से एक है। मैं, जो एक ऑर्फन था, इस बार एक नोबल फैमिली में रीबॉर्न हुआ हूं। इसलिए इस लाइफ को अडेप्ट करने के लिए मुझे टायरलेसली मेहनत करनी पड़ी। सुबह उसकी मां ने उससे बोला कि जाकर अपने फादर को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लें। जब रेन अपने डैड केविन लुडविग के स्टडी रूम में गया तो उसने देखा कि उसका डैड सनलाइट में बैठकर बुक पढ़ रहा था। केविन ने थोड़ी चिंता दिखाई और पूछा कि रेन, क्या तुमने ठीक से नींद नहीं ली? तुम्हारा फेस थोड़ा डल लग रहा है। रेन ने बस इतना बोला कि ब्रेकफास्ट रेडी है। केविन हंसकर बोला कि अगर वो लेट हुआ तो उसकी मां उसे डांटेगी। रेन ने नोटिस किया कि डेस्क पर एक मैजिक पेपर पड़ा है। उसने पूछा तो केविन ने कंफर्म किया कि ये एक थीसिस है जो नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करना है। रेन ने कहा, क्या मैं हेल्प करूं? केविन ने कहा, तुम यहां मुझे चीयर करना चाहते हो क्या? रेन ने बोला, नहीं, मैं एक्चुअली हेल्प करना चाहता हूं मैजिक सर्कल सॉल्व करने में। रेन ने पेन उठाया, पेपर देखा और कैजुअली अपने फादर को सॉल्व करके दिखाया। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जो पूरी एम्पायर के स्कॉलर्स सेंचुरीज से सॉल्व नहीं कर पाए थे। केविन ने पेपर देखा और शॉक्ड रह गया कि एक बेसिक मैजिक जानने वाला बच्चा इसे कैसे सॉल्व कर सकता है। उसने रियलाइज किया कि ये स्पेल अगर रिस्टोर हुआ तो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। केविन अपने बेटे को देखकर समझ नहीं पाया कि उसने ये कैसे कर लिया, पर रेन ने कैजुअली पूछा कि क्या अब वो ब्रेकफास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। केविन ने अपने बेटे को हग किया और बोला कि हाँ, अब सब ठीक है, चलो साथ में खाना खाएं। रेन की फैमिली छोटी सी थी। उसमें था रेन, उसकी माँ, उसके डैड और उसकी 6 साल की छोटी सिस्टर सेरी। डोर के पीछे झांक रही छोटी लड़की वहीं सेरी थी। उसके शाइनी ब्लैक बाल सिल्क की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें लाल थीं, जो उसने लुडविग फैमिली से इनहेरिट की थीं, बिल्कुल अपने भाई रेन की तरह। जब रेन ने अपनी किताब नीचे रखी और सीधा सीरी की तरफ देखा तो वो घबरा गई और भाग गई। ये देखकर रेन को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि रेन की मेमोरीज में उसने कभी सीरी के साथ काइंड बिहेवियर नहीं किया था। वो कोल्ड नहीं था, लेकिन सब चीजों में इंडिफरेंट रहता था। रेन को एस्टर की बात याद आई थी। उसने कहा था कि लिन को अपने अराउंड सबको सेफ रखना है, सिर्फ भाग जाना सोल्यूशन नहीं है। इस दुनिया में सब लोग हमेशा बिजी ही रहते हैं।
लिन, तुम एक काइंड हार्टेड किड हो, इसलिए तुम ग्रेट काम करोगे। मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। ये सब सोचकर उसने डिसाइड किया कि अब वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। फिर रेन ने अपनी सिस्टर को बुलाया और बोला कि वो उसे मैजिक सिखाना चाहता है। उसने कैजुअली पूछा कि क्या सेरी सिर्फ अपने भाई के साथ प्ले करना चाहेगी इंस्टेड ऑफ मैजिक सीखने के। लेकिन सेरी फिर भी डर के मारे नहीं आई और वहां से चली गई। रेन ने थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर साई लिया और बोला कि बच्चों को समझना और कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद सेरी वापस आ गई। रेन सरप्राइज्ड हो गया। सेरी एक किताब ले आई जो बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ वन स्टार मैजिक पर लिखी गई थी। रेन को शौक लगा। उसने पूछा, तुम सिर्फ 6 साल की हो और ऐसी किताब पढ़ रही हो? सीरी ने सिर हिलाया और अपने भाई की तरफ खुशी से देखा। रेन को अपनी मेमोरीज से वो मोमेंट्स याद आए जब एस्टर छोटी छोटी चीजों पर उसे सवाल पूछती थी। कभी फूल के मीनिंग के बारे में, कभी रॉक की हिस्ट्री के बारे में। उस वक्त रेन कंप्लेन करता था कि एस्टर उसे चाइल्ड की तरह ट्रीट करती है, लेकिन अंदर से वो उन मोमेंट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देता था। रेन ने सीरी से पूछा कि उसे किताब में कहां समझ नहीं आता। सीरी ने पॉइंटेड किया कि उसे तो शुरू से ही प्रॉब्लम है। रेन ने डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगा और एकदम बेसिक लेवल से समझाता है। उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे सीरी हाउस गेम खेली होगी, एक हाउस थैच्ड रूफ का, एक ब्रिक का। मटेरियल चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का हाउस है। मैजिक में भी ऐसा ही होता है। एक मैजिक फिगर होता है जो डिसाइड करता है कि स्पेल का एट्रीब्यूट क्या होगा। अगर फिगर ट्रायंगल है तो फायर एट्रीब्यूट, अगर फैन शेप है तो विंड एट्रीब्यूट। फिर उसने रून्स समझाए। रून्स स्पेल के इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। सिंपल शब्दों में रून्स बेसिकली मैजिकल वर्ड्स होते हैं। जैसे रून यूल का मतलब होता है बाइंड और हो का मतलब होता है स्कैटर। अगर तुम एक ट्रायंगुलर मैजिक स्क्वायर पे यूल इंग्रेव करो तो वो फायर को बाइंड करने वाला स्पेल बन जाता है। रेन ने ऐड किया कि रून्स एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से ऑपरेट करते हैं। सीरी ने मजाक बनाते हुए पूछा कि मैथ क्या होता है। रेन ने पेशेंस से कहा कि यूल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से करनी चाहिए। सर्वेंट्स ने आपस में बातें की। मास्टर रेन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहले जब लेडी सेरी रोती थी उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसके देखने का तरीका भी बदला हुआ लग रहा था। थोड़ी देर में रेन की माँ और उसके डैड रूम में आए। उन्होंने देखा कि रेन सेरी को पढ़ा रहा था और दोनों भाई बहन सीखते सीखते सो गए। माँ ने बोला कि वो इस सीन को पेंटिंग में कैप्चर करना चाहती है। केविन ने कहा कि तब तक बच्चे शायद उठ जाएंगे और सेरी की शाइनेस की वजह से पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। केविन ने टेबल पर देखा कि रेन सीरी को वही मैजिक पढ़ा रहा था जो वो अपनी किताब से लाई थी। केविन ने कहा कि रेन पूरा अलग इंसान लग रहा है। माँ ने ऐड किया कि उसका टोन भी ज्यादा मैच्योर हो गया है। माँ ने कैजुअली कहा कि कहीं रेन अबिस से पोजेस तो नहीं हो गया, लेकिन केविन ने मना किया और बोला कि उसे अपने स्टूडेंट डेज याद आ रहे हैं जब उसने लॉर्ड लिन से मुलाकात की थी। उसने याद किया कि उस वक्त वो 3rd स्टार मेज था और लिन 5 स्टार बन चुका था। और वॉर के बाद जब सबको पीस मिला, उसने रियलाइज किया कि वो लापरवाह हो गया था। केविन को लगा कि शायद रेन भी वैसे ही सब झेल रहा है। वो दोनों वहां से जाने लगे, तभी माँ ने पूछा कि क्या लॉर्ड लिन सच में फ्रोजन है। केविन ने कंफर्म किया कि लिन का आइस मैजिक इतना स्ट्रांग था कि वो 18 साल की एज में फ्रीज ही हो गया था, लेकिन आइस के अंदर लेडी एस्टर की मैजिक थी। सिर्फ लॉर्ड लिन और लेडी एस्थर ही उसे अवेकन कर सकते थे। केविन को लगता था कि उसके अंदर एक लेटर छुपा था और एस्थर को फुल फेथ था कि लिन एक दिन जरूर वापस आएगा। बातें करते करते केविन ने अपनी वाइफ से कहा कि उनका बेटा रेन एक जीनियस है। उसने वो मैजिक स्क्वायर सॉल्व कर दिया जो केविन 1 साल से ट्राई कर रहा था, वो भी एक ही दिन में। उसकी वाइफ ने कहा, अच्छा, इसलिए आज तुम ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर आ गए। फिर केविन ने डिसाइड किया कि शायद अब वक्त आ गया है रेन को लुडविग फैमिली का सबसे खास मैजिक सिखाने का। वो मैजिक जिससे लुडविग फैमिली को थीविंग मेज कहा जाता था। ये मैजिक सिर्फ लुडविग फैमिली के लोगों के लिए अलाउड है, ब्लड लाइन लिमिटेड मैजिक। आगे उसने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं कितना मैं उसे सिखा पाऊंगा। उसकी वाइफ ने पूछा, क्या ये इतना मुश्किल है? केविन ने कहा, हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। फिर उसकी वाइफ ने पूछा, तो तुम इसे कैसे करोगे? केविन ने बताया कि उसके पास एक आइडिया है। अगले दिन ब्लू स्काई के नीचे रेन सोचता है ये है सियास्टोलिका, एक डैजलिंग ट्यूलिप फील्ड होराइजन तक फैली हुई है। ये ब्यूटीफुल रीजन जो ट्यूलिप्स के लिए फेमस है, इसका 1/3 लैंड लुडविग फैमिली के पास है। रेन को भी अपने लिए एक बड़ा गोल सेट करना था। उसने डिसाइड किया कि अगर उसे इवॉल्व करना है तो मिड और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने पड़ेंगे। खास तौर पर जब वो अब ट्रूथ के पाथ पर चल रहा है। उसका अल्टीमेट गोल था एक 7 स्टार मेज बनना।
फील्ड में बैठकर उसने एक मैजिक गाइड समन करना स्टार्ट किया। सेरी क्यूरियस हो गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। रेन ने बोला कि वो एक मैजिक गाइड रूडियन बुलाने वाला है। क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक बनाऊं? सीरी खुश होकर जंप करने लगी और बोली कि वो भी चाहती है कि भाई उसके लिए एक गाइड बनाए। रेन ने पॉलीगन शेप का सर्कल बनाया और उसमें रून्स लिखे, जू, यू, डू और जी। ये एक हाई लेवल मैजिक था जिसमें 4 अलग एट्रीब्यूट्स मिक्स होते हैं। इसे सिर्फ 4 स्टार मेज ही हैंडल कर सकते हैं और देश में सिर्फ 10 मेजेस इसे कर सकते थे। जैसे ही उसने स्पेल कंप्लीट किया, आसमान से एक ह्यूज लाइटनिंग बीम नीचे आई। रेन के नोज और आंखों से ब्लड निकलने लगा। उसका बॉडी अभी इतना स्ट्रांग नहीं था कि 4 स्टार मैजिक को हैंडल कर सके। अगर ये बैटल मैजिक होता तो वो मर जाता, लेकिन लकली ये सिर्फ गाइड स्पेल था। लाइटनिंग काम होने के बाद एक ब्लू बटरफ्लाई सेरी के फिंगर पर लैंड हुई। यही रूडियन था, एक मैजिक गाइड जो यूजर की एबिलिटीज और पोटेंशियल असेस करता है। रेन ने एक्सप्लेन किया कि यह है रूडियन। ये तुम्हें बताएगा कि क्या तुम्हें स्टडी और प्रैक्टिस करना है। रेन ने बताया रून जू गाइडेंस स्पेल में बेसिक मैजिक पावर के बारे में बताता है और रून यू मैजिक के यूटिलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। शॉर्ट में बोलें तो ये लर्निंग के लिए बेस्ट रून से फिल्ड है। ये सिंपल लग सकता है, पर ये एक्चुअली 4 स्टार मैजिक है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? सीरी ने हाँ कहा। रेन ने कहा तो जाओ उसके साथ अपनी स्टडी करो। उसके जाते ही रेन थकान से अपना सर पकड़कर कहता है, मुझे पहले अपनी मैजिक पावर रिकवर करनी होगी। सेकंड रूडियन को मैं बाद में बुलाऊंगा। थोड़ी देर बाद रेन ने एक और रूडियन बनाया। रूडियन ने रेन के स्टैट्स रिवील किए। मैजिक पावर 3024, जो एक बिगिनर मेज के नीचे था। मैजिक कैलकुलेशन 77 और स्टैमिना 64। रेन को लगा कि अब भी इस बॉडी को एक लंबी जर्नी तय करनी है, लेकिन अब उसे अपने आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई थी। रेन का ध्यान तब गया जब रूडियन ने एक खास लिनिएज मैजिक डिस्कवर किया, जो था बेलसिडियस और बेलक्यूरियस, लुडविग फैमिली का सीक्रेट ब्लड लाइन मैजिक। ये जानकर रेन के सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया, स्पेशली अपने बॉडी और पोटेंशियल के बारे में। उसके दिमाग में एक पुरानी कहानी फ्लैश हुई। जब लॉर्ड लिन और एस्टर ट्रैवल कर रहे थे, तब एक यंग मेज लिन के पास आया था। उस मेज को प्रूव करना था कि वो एम्पायर का सबसे पावरफुल मेज है। उसका प्लान था लिन को हराकर एस्थर के ग्रुप में उसकी जगह लेना, लेकिन सच ये था कि उसके स्किल्स में कुछ खास नहीं था। लिन इजीली उसको डिफीट कर सकता था, फिर भी उस मेज की आंखों ने लिन को चेन नहीं लेने दिया। कुछ अजीब था उसमें। सडनली वो मेज जो अभी डिफीट हो रहा था, दोबारा खड़ा हुआ और लिन के मैजिक को रिक्रिएट कर दिया। लिन को तुरंत समझ आ गया कि उस मेज की आंखों में एक खास पावर है। उसने लिन का अटैक कॉपी करके उसी पर कर दिया। लिन ने मैजिक शील्ड से ब्लॉक किया। सब थोड़ा हैरान हुए। दोनों ने दोबारा अटैक रेडी किया। वो लड़ाई बहुत मजेदार थी। उसने लिन का मैजिक ऑब्जर्व करके रेप्लिकेट किया था। रेन ने समझा कि यही था लुडविग फैमिली का ब्लड लाइन मैजिक, बेलसिडियस। इस पावर से एक लुडविग सिर्फ देखकर ओपोनेंट के मैजिक को समझ सकता है, उसका फ्लो और उसका टाइप। और अगर दोनों मेज का लेवल इक्वल हो तो जो बेटर एग्जीक्यूशन करेगा उसे एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इस मैजिक का एक और एडवांस्ड फॉर्म था, एक लेजेंडरी आई, जो एम्पायर की मैजिक हिस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों ने ओपन की है। अगर बेल सीडियस पावर है ओपोनेंट की मैजिक को समझने की, तो बेल क्यूरियस पावर है उसे चुराने की। लुडविग फैमिली को थीविंग मेजेस इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उनके पास ये आई है। रेन को लगा कि उसे अपना चाइल्डहुड गोल मिल गया है, लेकिन उसे भी समझ आ गया कि बिना स्टेमिना और मैजिकल स्ट्रेंथ के कोई ग्रेट मेज नहीं बन सकता। थोड़ी देर बाद रेन लाइब्रेरी में बुक्स देख रहा था, तब केविन उसके पास आया। केविन ने कैजुअली पूछा कि क्या रेन को लुडविग फैमिली के ब्लड लाइन लिमिटेड मैजिक में इंटरेस्ट है। रेन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसे लगा जैसे उसका फादर उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा हो। केविन ने बोला कि शायद अभी थोड़ा अर्ली है, लेकिन रेन थियरी तो सीख ही सकता है। रेन ने सोचा कि इसमें कोई नुकसान नहीं। केविन ने इन्फॉर्म किया कि आज से एलिन तुम्हारी ट्यूटर होगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं एकेडमी में हूं। जब मैं एकेडमी से वापस आऊंगा, तब मैं पर्सनली तुम्हें टीच करूंगा। रेन को याद ही नहीं आ रहा था कि एलिन कौन है। केविन ने बताया कि एलिन उसकी आंट है, एक टैलेंटेड मेज जो डिलाइटन में टीच करती है और अपने नेफ्यू से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। जब केविन ने उसका नाम लिया, तभी एलिन खुद सामने आ गई। एलिन ने इरिटेट होकर बोला कि यह रिडिकुलस है कि एक जीनियस प्रोफेसर जैसे उन्हें खुद रेन को सिखाना पड़े, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें करना ही था। उसने रेन का सिर पकड़कर डायरेक्टली पूछा कि क्या वो रेडी है। रेन ने कैजुअली बोला कि हाँ। आगे एलिन ने पूछा कि उसे पता है वो कौन है।
रेन ने कहा, हाँ, आप आंट एलिन हो। लेकिन एलिन ने स्ट्रिक्ट टोन में बोला कि अब से उसे प्रोफेसर एलिन लुडविक कहना होगा। उसने वार्निंग दी कि मुझे स्लो लर्नर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो पहली बार में चीज समझ नहीं पाते। एक बार जब मैंने तुम्हें सिखाया तो दोबारा कभी क्वेश्चन मत पूछना, समझे? उसने एक्सप्लेन किया कि ब्लड लाइन लिमिटेड मैजिक रिकॉर्ड नहीं की जाती ताकि दूसरे आउटसाइडर उसे चुरा ना सकें। इसलिए तुम्हें फैमिली मेज से मिलना होता है और डायरेक्टली नॉलेज को अपने दिमाग में रिसीव करना पड़ता है। फिर एलिन ने सीधे प्रैक्टिकली दिखाना शुरू किया। उसने अपनी आंखें खोली और रेन के सामने एक्टिवेट किया बेल सिडियस। जैसे ही उसकी आंखों की गेज रेन पर पड़ी, रेन ने अपने पूरे बॉडी में एक मार्वलस शॉक फील किया। उसने रियलाइज किया कि ये वही पावर है जो उसने पहले नोटिस की थी। एलिन ने खुद पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला कि बेल साइडियस यूज करने के लिए एक साथ 3 स्पेल्स कैलकुलेट करने होते हैं। रेन कॉन्फिडेंटली बोला कि वो कर लेगा। एलिन हंसी और बोली कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर उसने कुछ फॉर्मूले लिखे जो मैजिक एनालिसिस के थे और रेन को दिए। रेन ने उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया और नोटिस किया कि थियोरी एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। उसने सोचा कि अगर फाउंडर ने जेनेटिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती तो ये नॉलेज इजीली सब यूज कर लेते। एलिन ने थोड़ा टीज करते हुए पूछा कि क्या ये उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। रेन ने काल्मली रिप्लाई किया कि उसे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए। एलिन ने बोला कि शायद एक स्पेशल एक्सेप्शन देना पड़ेगा, लेकिन रेन ने इग्नोर कर दिया और पोलाइटली थैंक करके बोला कि वो खुद फिगर आउट करेगा। एलिन उसे देखती रह गई। फिर उसके पास जाकर बोली, रुको, तुमने क्या कहा? तुम्हें मेरी गाइडेंस की जरूरत नहीं है? अरे, मुझे इग्नोर मत करो। रेन ने इस पर कुछ नहीं बोला। एलिन इरिटेट हो गई और बोली कि जो मर्जी करो, तुम कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे और चाहे रोकर भी मुझे रिक्वेस्ट करो तो भी मैं नहीं सिखाऊंगी। रेन ने खुद पढ़ाई कंटिन्यू की और एलिन सामने बैठकर अपने बुक्स पढ़ने लगी। लेकिन जब भी रेन अटक जाता, एलिन सीक्रेटली उसके पेपर स्नैच करके करेक्ट कर देती और वापस रख देती, बिना डायरेक्टली एडमिट किए कि वो हेल्प कर रही है। वापस रेन कहीं अटक जाता है, दोबारा एलिन उसकी मदद करती है। रेन कंफ्यूज था कि ये टीचिंग मेथड है या बस एक टेस्ट। इस टाइम रेन की मां सीक्रेटली देख रही थी। एलिन वहां से ब्रेक टाइम बोलकर चली गई। रेन की मां वहां आई, उन्होंने रेन को एडवाइस दी कि एलिन इतनी ऑनेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें ऑलरेडी कुछ पता भी हो तो भी क्वेश्चंस पूछते रहो, क्योंकि वो अंदर से चाहती है कि तुम्हें सब कुछ सिखाए। रेन ने मां की बात मानी। आगे रेन पेपर सॉल्व कर रहा था, तभी उसने आंट एलिन की तरफ देखा। एलिन रेन के पेपर्स देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने रेन को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया। उसने जल्दी से बुक से अपना फेस ढक लिया। आगे दोबारा वो उसके पेपर में देखने लगी। रेन थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उसने आंट कहा और पेपर एलिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस पार्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? एलिन ने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी बुक फेंकी और खुशी से उसे समझाने लगी। उसने कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता? यहां लाओ, तुम्हें इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, देखो, तुरंत सॉल्व हो गया। रेन एलिन से ज्यादा एक्टिवली क्वेश्चंस पूछने लगा। ट्रेनिंग के दिनों में एलिन थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसके वजह से रेन का थियरी लर्निंग टाइम बहुत कम हो गया और वो प्रैक्टिकल में तेज प्रोग्रेस करने लगा। और फिर सिर्फ 10 दिन बाद एक दिन रेन को अपनी आंखों में बर्निंग पेन फील हुआ। उसके दिमाग में लग रहा था कि जैसे सब ब्लड उसके हेड में रश कर रहा हो। दुनिया उसके लिए रेड हो गई और सडनली उसकी आंखों में बेल सिडियस अवेकन हो गया। उसने देखा कि उसके आसपास की हर चीज फॉर्मूलाज और नंबर्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब उसने एक फायरबॉल बनाया तो उसके ऊपर भी नंबर्स फ्लोट हो रहे थे। रेन ने रियलाइज किया कि अब वो सब स्पेल्स को नंबर्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में देख सकता है। एलिन ने उसकी आंखों को देखकर शॉक और थोड़ा प्राउड फील किया। उसने रियलाइज किया कि रेन ने वो टेक्निक सिर्फ 10 दिन में मास्टर कर ली जो उसने खुद 7 साल में सीखी थी। और बेल क्यूरियस तो लोगों को मास्टर करने में 70 साल लग जाते हैं। एलिन ने इमीडिएटली केविन को इन्फॉर्म किया। केविन प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि रेन ने सिर्फ 10 दिन में बेल सिडियस अवेकन कर लिया। एलिन ने बोला कि रेन के वजह से लुडविग फैमिली दोबारा एम्पायर की लीडिंग मेज फैमिली बन सकती है। जब आंट एलिन रूम से निकल गई, केविन ने रिकॉग्नाइज किया कि एज अ फादर उसके पास रेन को और टीच करने के लिए कुछ नहीं बचा। केविन ने तुरंत यूड को कॉल किया, जो कर्टन के पीछे इमीडिएटली अपीयर हुआ और ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। केविन ने यूड से कहा कि वो एक मैसेज भेजे फादर को। यूड तुरंत समझ गया कि ये लुडविग फैमिली के फॉर्मर हेड की बात कर रहे हैं। केविन ने मैसेज में रिक्वेस्ट की, कृपया अपने ग्रैंडसन को गाइड करो जिसमें नेचुरल टैलेंट है। मैं ये रिस्पेक्टफुली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं,
यूड मुस्कुराया और बोला, आप सच में अपने सन के लिए फायर और वाटर से भी गुजर जाते हो। मैं जैसे कहा गया है वैसा ही प्रोसीड करूंगा। उसके बाद स्प्रिंग खत्म हो गया और एक ब्रीफ समर आ गया। ये समर लगभग 1 साल तक चला। डार्क क्लाउड्स ने पूरे कॉन्टिनेंट को ढक लिया, रोज बारिश होती रही। मील एंजॉय करते हुए रेन ने याद किया कि इस समर मैं बहुत ही बिजी था। दिन में मैंने आंट एलिन से हाउस होल्ड मैजिक और एबिलिटीज प्रैक्टिस करता और जब भी मौका मिलता तो मैंने सीरी को बेसिक मैजिक सिखाया करता। रात को मैंने अपनी फिजिकल और मैजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया। जो मॉडर्न मैजिक का डेवलपमेंट मैंने एलिन और बुक्स से सीखा वो सच में रिमार्केबल था। मेरे जैसे 300 साल पुराने इंसान के लिए यह शॉकिंग था। रेन को रियलाइज हुआ कि मॉडर्न मैजिक 300 साल पहले के मैजिक से काफी एडवांस हो गया है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गए, एक्टिवेशन टाइम शॉर्टन हुआ और पावर इंक्रीज हो गई। मैजिक का लेवल इतना हाई हो गया था कि इवन लॉर्ड लेन उसके पास्ट बॉडी में मॉडर्न 4 स्टार मेज के अगेंस्ट हार सकता था। रेन ने समझा कि 7 स्टार मेज बनने के लिए अब इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और नॉलेज चाहिए। इसलिए उसने केविन और मां से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे सिटी ऑफ मेजेस भेजे, एक 3 साल की ट्रिप के लिए। ये सुनकर दोनों थोड़ा हैरान हुए। रेन का प्लान था कि वो गोल्डन रोज, डिलैटन के बेस्ट मैजिकल यूनिवर्सिटी जाए। उसकी बहन उसे गुस्से में पकड़कर कह रही थी कि वो कहीं नहीं जाने वाला। केविन ने बताया कि रेन सिर्फ 10 साल का है और मैजिकल फैमिलीज के बच्चे नॉर्मली 16 साल के होने पर ही डिलेटन जाते हैं, तो अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन केविन ने एक और इंपॉर्टेंट चीज रिवील की। रेन के लिए एक लेटर आया था जो उसके ग्रैंडफादर ने भेजा था। यह सुन के आंट इलिन सरप्राइज हुई। रेन सोचने लगा, ग्रैंडफादर? केविन ने एक्सप्लेन किया कि लुडविग फैमिली में सिर्फ 3 लोगों ने बेल क्यूरियस अवेकन किया था और रेन के ग्रैंडफादर स्काल्जी लुडविग उनमें से एक है। यह सुनकर रेन थोड़ा हैरान था। केविन ने बताया कि रेन के ग्रैंडफादर खुद उसे बेल क्यूरियस सिखाएंगे। यह न्यूज सुन के रेन एक्साइटेड हो गया। रेन कैरेज से ग्रैंडफादर के ह्यूज कासल में पहुंचा। पहला काम था ग्रैंडफादर को ग्रीट करना। रेन ने रूम ढूंढा जहां स्काल्जी लुडविग था और डोर्स ओपन किए। ग्रैंडफादर ने कोई बात नहीं की, सिर्फ अपना हाथ रेज किया और स्पेल यूज किया। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट हुआ, रेन का पूरा बॉडी एक शानदार फीलिंग से सराउंड हो गया। रूम के फर्नीचर और सराउंडिंग्स भी शेक करने लगी। रेन समझ नहीं पाया कि ग्रैंडफादर का इंटेंशन क्या है। रेन ने डिसाइड किया कि अब इसे सोचने समझने की तरह देखें। शायद ग्रैंडफादर अटैक करने वाले हैं। वो अपने हैंड्स में मैजिक फ्लो इंक्रीज करने लगा, लेकिन सडनली सारी मैजिक वैनिश हो गई। रेन घबरा गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसका बैटल मैजिक गायब हो गया। ग्रैंडफादर टर्न किया और बोला कि यह बेल क्यूरियस का इफेक्ट है, विजिबल मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। रेन हैरान था लेकिन फिर खुश हो गया। स्काल्जी लडविक ने रेन को सजेस्ट किया कि वो ट्राई करे। केविन मुस्कुराया सीन देखकर। स्काल्जी लडविक ने एक्सप्लेन किया कि मास्टरिंग बेल क्यूरियस का मतलब सिर्फ मैजिक स्टील नहीं, बल्कि फुली समझना भी है और मेज का लेवल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेन ने रिप्लाई किया कि वो सिर्फ 3rd स्टार स्पेल की स्पीड कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअली 5 स्टार स्पेल्स हैंडल कर सकता है। ग्रैंडफादर ने रिमार्क किया कि 3rd स्टार स्पेल भी काफी अमेजिंग है, फिर भी बेल क्यूरियस के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर की जरूरत होती है। तुम अपनी करंट स्टेट में अभी भी काफी दूर हो। रेन ने समझा और बोला, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, है ना? ग्रैंडपा, मुझे उस लेवल तक पहुंचने का पाथ सिखाइए। ग्रैंडफादर ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग काफी टफ होगी। इसी तरह तुम प्रॉपरली सीखोगे। स्काल्जी लुडविक ने रेन को बाहर ले जाते हुए अपने बेटे केविन से कहा, रेन की ट्रेनिंग होने के बाद चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। केविन उन्हें देखता रह गया। वो दोनों वहां से बाहर चले गए। बाहर बर्फ गिर रही थी। स्काल्जी लुडविक ने अपने हाथों में थंडर चार्ज किया और बोला, तुम्हें बेल क्यूरियस को फ्रीली यूज करने में सक्षम होना चाहिए। अब स्पेल को जल्दी पढ़ो, मिस मत करना। रेन ने हां कहा। ग्रैंडफादर ने अटैक करते हुए कहा, क्या तुम बस वहां खड़े रहोगे और ओपोनेंट का स्पेल एक्टिवेट होते देखोगे? जल्दी मूव करो। रेन मुश्किल से बचा। ग्रैंडफादर ने फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू किया। रेन भागते हुए सोचता है, सच में अद्भुत टैलेंट है। स्काल्जी लुडविक ने फिर एक फायरबॉल स्पेल यूज की और रेन को वॉर्न किया। अगर डॉज नहीं किया तो मौत हो सकती है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो इसे संभालो। फायरबॉल को रेन की तरफ फेंका। रेन ने चिल्लाते हुए बेल सीरियस एक्टिवेट किया। फायरबॉल उसकी तरफ बढ़ा। ग्रैंडफादर को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अब रेन को बेल क्यूरियस एक्टिवेट करना है, मैजिक को मैनिपुलेट करना और फायरबॉल फॉर्मूला को चेंज करना है। रेन की आंखें चमकने लगी।
उसके आंखों से खून निकलने लगा। तभी बेल क्यूरियस एक्टिवेट हुआ और फायरबॉल का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट समझ आने लगा। रेन ने कैलकुलेट किया कि स्पेल में 2 ट्राइंगल्स हैं, असाइन रून सिंबल है, फॉर्मूलिक रूथिचन है, साइज 17 एक्सेल्स है और रेंज 23 किमीटर्स। फिर एज इमेजिनरी रूट रेन ने स्पेल रिस्ट्रक्चर किया। फायरबॉल वही ब्लास्ट होकर गायब हो गया। रेन के ग्रैंडफादर सब देख रहे थे। रेन थक गया और गिरने लगा, लेकिन ग्रैंडफादर ने उसे पकड़ लिया। स्काल्जी लडविक खुश हुआ और बोला कि रेन कामयाब हो गया, अब सिर्फ मैजिक पावर इंक्रीज करना बाकी है। स्काल्जी लडविक को डिसबिलीफ हुआ कि 14 साल के रेन ने बेल क्यूरियस अवेकन कर लिया, जबकि वो खुद 39 साल का होने पर भी उतना नहीं कर पाया था। आगे जब रेन ठीक हुआ तो ग्रैंडफादर ने एडवाइस दी कि रेन 16 साल का होने के बाद डिलेटन यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन रेन ने सोचा कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। ग्रैंडफादर ने कहा कि अगर रेन अपनी पूरी क्लास में सबसे ऊपर रैंक लेकर ग्रेजुएट करता है तो उसे आर्चमेज लिन से मिलने का मौका मिलेगा। फिर ग्रैंडफादर ने यह भी बताया कि हेरोइन एस्थर ने एक लेटर छोड़ा है और पूछा, क्या तुम उसके कंटेंट के बारे में क्यूरियस नहीं हो? रेन थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हो गया, क्योंकि वो लेटर खास तौर पर उसी के लिए था। स्काल्जी लडविक ने कंक्लूड किया कि रेन की एज में इससे पहले कभी किसी ने बेल क्यूरियस अवेकन नहीं किया। उसकी एबिलिटीज सच में अद्भुत थीं। उस वक्त मैं स्टन था और बस ब्लैंकली सुनता रह गया। डिलेटन एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में लगभग आधा साल बचा है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करूंगा दुनिया के बारे में सीखने और साउथ की तरफ जाते हुए अलग अलग जगह घूमने के लिए। रेन जाने के लिए तैयार था। केविन ने उसे गुड लक विश किया और कहा कि वो जल्दी वापस आए। केविन ने रेन से पूछा कि क्या वो एग्जाम्स के बाद भी मैजिक सिटी में रुकने का प्लान बना रहा है। रेन ने कहा, हाँ, क्योंकि वही जगह है जहां सारी नॉलेज गैदर होती है। डिलेटन एंट्रेंस एग्जाम साल के एंड में होता है और जो पास करते हैं वो मार्च में अपना पहला सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। रेन की मदर थोड़ी वरीड थी कि उसके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है। केविन ने कहा कि रेन की एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं और अगर वो नेशनल रूट्स फॉलो करेगा तो सेफ रहेगा। रेन ने सोचा कि शायद एक दिन वो इस कॉन्वर्सेशन को मेमोरी के तौर पे याद करेगा। रेन 15 दिन ट्रैवल करने के बाद जेरम रीजन पहुंचा, जो होली एम्पायर के साउथ में लोकेटेड था। उसने देखा कि छोटे टाउन में बहुत सारे इन्स और पब्स थे और हर जगह लोग हैट्स पहने हुए थे। रेन ने एक ड्रंकन स्ट्रेंजर से पूछा कि यहाँ लोगों ने बैम्बू हैट्स क्यों पहनी हुई है। ड्रंकन स्ट्रेंजर ने कहा, बच्चे, तुम्हें पता नहीं क्या, ये लिने कैरावैन वाले हैं। रेन ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा, लिने कैरावैन क्या है? आदमी ने एक्सप्लेन किया कि उनके फाउंडिंग लीडर को कई साल पहले आर्चमेज लिन ने हेल्प किया था। तब से ग्रैटिट्यूड के सिंबल के रूप में लोग हैट्स पहनते आ रहे हैं। आदमी ने बोला कि ये ट्रेडिशन कूल है और लॉन्ग हिस्ट्री रखता है। रेन ने क्यूरियस फील किया फाउंडिंग लीडर कौन था और सोचा कि अगर वो नाम सुनेगा तो शायद याद आ जाए। उसने ये भी क्वेश्चन किया कि इतने बड़े और इज्जतदार मर्चेंट्स एक छोटे से टाउन में क्या कर रहे हैं। आदमी ने बताया कि रोड जो सनलाइट हाईवे की तरफ जाती है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। उस पथ पर डेंजर्स मॉन्स्टर्स आ गए हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए हैं। आदमी ने कहा कि हम लॉर्ड की फोर्सेस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उन्हें खत्म कर दें। मैं सोच रहा हूं हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स क्या कहेंगे। रेन ने मॉन्स्टर्स के बारे में याद किया। एबिस ने जिन बीइंग्स की फितरत बदल दी है उन्हें मॉन्स्टर्स कहा जाता है। ये एनिमल्स जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी शक्ल ज्यादा भयानक और अजीब होती है और इनके पास तेज मैजिकल पावर्स होती हैं। चाहे जितने भी एलिमिनेट कर दो, ये कभी खत्म नहीं होते। जैसे ही उसके फिस्ट के आसपास फ्लेम्स ग्लो हुई, रेन ने होप किया कि जब तक ये टॉप लेवल मॉन्स्टर नहीं है, मुझे कोई डेंजर नहीं होगा। रात के समय जब रेन रोड से ट्रैवल कर रहा था, उसने महसूस किया कि मॉन्स्टर्स उसे देख रहे हैं। उसने सोचा कि वे अटैक नहीं कर रहे, शायद इंस्टिंक्टिवली उन्हें उसके स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। रेन कॉन्फिडेंट था कि अगर मॉन्स्टर्स वीक हैं तो वो उन्हें हैंडल कर लेगा, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि ये उसका कंसर्न नहीं है। उसने अस्यूम किया कि एक्सपीडिशनरी फोर्स इसे हैंडल करेगी और वो अपने रूट पर आगे बढ़ता रहा। चलते चलते रेन ने एक मेमोरी याद की। एस्थर ने कभी उनकी पार्टी को सजेस्ट किया था कि चलो बेलिसोर रिवर को फॉलो करते हुए टर्विनॉप चलते हैं। उस रिवर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर फील्ड है। फ्रीडा ने एक्साइटेड होकर कहा, फूल फील्ड? हाँ, मुझे भी पसंद है। तब लिन गुस्सा हो गया था और बोला था कि तुम समझ रहे हो क्या सिचुएशन है। उसने याद दिलाया कि हमसे पहले जो 2 पार्टीज कॉन्टिनेंट क्रॉस करके फ्रंट पर गई थीं, वो मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते पूरी तरह खत्म हो गईं। उनके मरने की वजह से फ्रंट लाइन रुक गई है। अब वहां के लोग मुश्किल से अपना डिफेंस संभाल रहे हैं और डेस्परेटली एक नए हीरो की मदद का वेट कर रहे हैं। फ्रीडा ने कहा,
हाँ, मुझे सब पता है। रेड ड्रैगन लेजियन और येलो ड्रैगन लेजियन बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं। सारे स्ट्रॉन्ग मर्सनरीज भी ऑनर और ग्लोरी के लिए समुंदर क्रॉस कर चुके हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स ने पूरे कॉन्टिनेंट में रैम्पेज करना शुरू कर दिया है। जैसे वो इसी चांस का वेट कर रहे थे कि जब सारे स्ट्रॉन्ग लोग चले जाएं, तब वो अटैक करें। लिन ने क्लियर किया कि अब मॉन्स्टर सी और बी लेवल डेंजर तक फैल गए हैं, इसलिए फ्लावर्स देखने जैसे काम के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एस्टर ने लिन को याद दिलाया था कि दुनिया में अनगिनत लोग हेल्प के लिए डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं और हर सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। उसने उम्मीद जताई थी कि लिन एक मैच्योर एडल्ट बनेगा जो सबकी मदद करेगा। रेन ने यह सोचते हुए अपनी आईज ढक ली और कंप्लेन किया कि चाहे एस्टर को मरे हुए 300 साल हो गए हों, फिर भी वो मुझे यादों में परेशान कर रही है, जैसे कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ। रेन बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए रेस्ट करने के लिए बैठ गया। उसने एक स्पेल कास्ट किया और एक क्रीचर समन करके उसे ऑर्डर दिया कि कुछ ढूंढे। क्रीचर के वापस आने का वेट करते करते अचानक एक शैडोई फिगर आसमान से आया और उसके सामने क्रैश हुआ। वो एक मॉन्स्टर था जिसके मल्टीपल आईज थे और वो रूट से कसकर बंधा हुआ था। रेन ने मॉन्स्टर को देखकर सोचने लगा कि यह खतरा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि वो पहले ही इसके जैसे काउंटलेस बीस्ट्स हैंडल कर चुका है। मॉन्स्टर ने रोर किया और रेन ने डिमांड किया कि वो ह्यूमंस को हार्म ना करे, वरना उसे मार दिया जाएगा। लेकिन उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर सुन नहीं रहा। रेन ने गुस्से में रूट्स का प्रेशर इंक्रीज किया और मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो गए। रेन ने उसे मार दिया। फिर वो वहां से जाते हुए बोला, लोगों की हेल्प के लिए नहीं मारा, मैं बोर हो रहा था इसीलिए। रेन फिर बडांटियो माउंटेन रेंज में पहुंचा, जो एम्पायर के सेंट्रल और सदर्न रीजन्स का बॉर्डर था। जैसे ही उसने पैर रखा, मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। रेन गुस्सा हुआ कि ऐसे कमजोर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले एरोज की बारिश आ गई और मॉन्स्टर्स को स्ट्राइक कर दिया। रेन ने टर्न करके देखा, 2 स्ट्रेंजर्स बोज लेकर खड़े थे। एक उनमें से बिल्कुल काइस जैसा लग रहा था। वो गर्ल नीचे कूद गई और रेन से पूछा कि क्या वो ठीक है। रेन ने स्मेल किया, उसके पास से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। गर्ल ने कहा कि ये ऐसी जगह है जहां मॉन्स्टर्स अक्सर अपीयर होते हैं। क्या किसी ने तुम्हें यहां आते वक्त नहीं बताया? उसका साथी बोला, ऐसी वार्निंग क्यों देगा कोई, जब हम ग्रेट पैलेस के वंशज इसे गार्ड कर रहे हैं। रेन ने सोचा कि यह इंसान काइज नहीं हो सकता, लेकिन उसने उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोला। उसने पूछा कि क्या ये बडांटियो माउंटेन्स है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। रेन ने अनॉयड होकर रीजन पूछा। उन्होंने बताया कि अब माउंटेन का नाम चेंज हो चुका है, कीसलांटिन। ये कैस के नाम पे रखा गया है। अब इसको डिफीट करने के बाद कीज यहां रहने लगे और आर्चरी स्कूल एस्टैब्लिश किया था। रेन ने सोचा कि ड्रंकन आर्चरी इस स्कूल का बेसिक स्किल होगा। उस लड़के ने बताया कि रेन लकी है क्योंकि आज फेस्टिवल है। ये वो दिन है जब कोई भी फ्री अल्कोहल पी सकता है। अगर तुम अडल्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें अल्कोहल का टेस्ट जानना चाहिए। गर्ल ने उसे डांटा कि वो नॉनसेंस बातें बोल रहा है और अपना शिफ्ट इग्नोर कर रहा है। लेकिन उस लड़के ने इंसिस्ट किया, कहा, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इसे विलेज की एंट्रेंस तक छोड़कर आता हूं। उसने रेन को पकड़ा और वहां से निकल गया। वो दोनों चलने लगे। रोड गिरी हुई लीव्स से कवर्ड थी। वो लड़का कंटिन्यूअसली बातें करता रहा और रेन आराम से वॉक कर रहा था। लड़के ने बताया कि अगर रेन वुडन स्टैर्स क्लाइंब करेगा तो एक ट्रेनिंग सील मिलेगा और स्ट्रेट रोड से विलेज पहुंच जाएगा। रेन का ध्यान एक स्टोन स्लैब की तरफ गया जो ग्राउंड से ऊंचा था। उस पर अजीब सिंबल्स लिखे थे। रेन उसे देखकर हैरान हो गया। लड़के ने बताया कि ये एक जगह है जहां लोग अपनी विश लिखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। रेन कंफ्यूज्ड था और सोचा कि कोई माउंटेन के बीच में टूम क्यों बनाएगा। लड़के ने एक्सप्लेन किया कि ये टूम लॉर्ड काइस का है। रेन कुछ ज्यादा ही हैरान दिख रहा था। उसने ऐड किया कि लॉर्ड काइस काफी ग्रेट इंसान थे। लड़के ने फिर रेन से पूछा कि क्या उसे लॉर्ड काइस के दोस्त आर्चमेज लीन के बारे में पता है। केस को लगता था कि लिन वापस आएगा चाहे वो मर भी गया हो। उन्होंने कहा कि अगर टूम विलेज में होता तो वो नहीं आ पाता क्योंकि वो शाई था। इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया कि यहां ही उसे बरी किया जाए। मतलब कायस को मरते वक्त भी उम्मीद थी कि लिन उससे मिलने आएगा। रेन को एक और मेमोरी याद आई। उसने एक टाइम पर कायस से कंप्लेन किया था कि उसके खर्राटे और अल्कोहल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर कायस ने मजाक में लिन के सर पर हाथ रख दिया, जिस पर लिन गुस्से में बोला, मेरे बालों को मत टच करो। एक और याद में लिन ने काइस को लेटर्स लिखना सिखाया था, लेकिन जैसे ही काइस ने फिर से उसके सर पर हाथ रखा, लिन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा था, दोबारा मेरे सर को टच मत करना।
रेन ने अपना हाथ अपने सर पर रखा, जैसे वो फ्लैशबैक्स को महसूस कर रहा हो। उसके दिमाग में कायस की आवाज गूंजती है, एक इटर्नल फेयरवेल की आवाज। उस आवाज ने बोला कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन रेन ने मना कर दिया। लिन ने क्लियरली प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा और कायस से मिलेगा। फिर उसके सामने एक कॉर्प्स जैसी फ्लैश आई, जिसने कहा, तुमने वादा किया था। डर के मारे वो ग्रेव से भाग गया। भागते भागते वो गिर गया, उसका चेहरा जमीन पे लगा और वो लीव्स को पकड़ के जोर से रो पड़ा। आगे रेन खाई के किनारे पर बैठा हुआ था, नीचे देखते हुए। उसके दिल में था कि वो पलट के कैस के ग्रेव पर जाए और प्रॉपर गुड बाय बोले। चांदनी रात में उसने अपने 3 दोस्तों के चेहरे याद किए और उनसे माफी मांगी। उसके दिमाग में और भी यादें आईं, जैसे जब कैस ने उसकी तारीफ की थी कि वो डार्कनेस में क्लियरली देख लेता है, या फिर जब लिन ने पूछा था कि कायस नशे में सही निशाना कैसे लगा लेता है। फ्रीडा ने बोला उसे आइडिया नहीं। एस्थर की भी यादें आईं, जिसमें उसने लिन को बोला था कि वो चुप रहे क्योंकि कैस ने परमिशन नहीं दी। और फिर वो फनी मोमेंट्स भी याद आए, जब सबको नींद नहीं आती थी कैस के खर्राटों की वजह से। रेन ये सब सोचकर हंसने लगता है। उसे वो वक्त याद आया जब उसे कर्स लगा था। वो और जोर से हंसने लगता है। लेकिन जब उसके दिमाग में केस की सडन डेथ की तस्वीर आई, उसने अपना चेहरा हाथ से छुपा लिया और रो पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उठकर केस के टूम के पास गया। उसने स्पेल कास्ट करने के लिए हाथ उठाया। एक ट्रायंगल सिंबल उसके हाथ के सामने बना और उसने फायर बुलाया। जमीन में हाथ मारते ही पूरी जगह फायर स्प्रेड हो गई। लीव्स और ग्रास जलकर खत्म हो गए। जब आग शांत हुई तो काइस का टूम अकेला था, बिना पेड़ पौधों के एकदम साफ। रेन ने चुपचाप उस टूम को देखा। हाथ में अभी भी फ्लेम्स जल रही थीं। सूरज उग रहा था और उसकी रोशनी टूम पर गिर के उसे ग्लो कर रही थी। रेन ने पीछे मुड़कर टूम को एक नजर देखा और धीरे से चल दिया। चलते हुए उसने माफी मांगी और बोला कि वो शाई नहीं है, बस उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि कायस के सामने खड़ा होकर फॉरगिवनेस मांग सके। उसने रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। दोपहर हो चुकी थी, गर्मी तेज थी और रेन पसीने से भीगा हुआ था जब वो एक बड़े शहर पहुंचा। ये था गोल्डन रोज, एक मैजिक सिटी जिसके बीच में डिलाइटन मैजिकल एकेडमी थी। शहर देखकर उसने सोचा ये वो सिटी थी जिसके बारे में मैं अपनी पिछली जिंदगी से क्यूरियस था, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थी। उसने देखा कि लोग मैजिक बुक्स और इक्विपमेंट बेच रहे हैं। सारी नॉलेज गोल्डन रोज से बहती है। ये एक कहावत है जो उस जगह की अहमियत के लिए बिल्कुल सही बैठती है, जहां सब कुछ जमा होता है। एक ट्रेडर से उसने एक आइटम की प्राइस पूछी और जब सुना कि बस 10 कॉपर कॉइन्स का है तो वो एक्साइटेड हो गया और तुरंत एक रेड क्रिस्टल खरीद लिया। तभी क्लॉक टावर का बेल बजने लगा, रिमाइंडर कि एग्जाम अभी शुरू होने वाला है। रेन पेमेंट करके आगे बढ़ा ही था कि एक चोर भागता हुआ दिखा। उसने सोचा गार्ड संभाल लेंगे और अपना ध्यान एग्जाम पर रखा। लेकिन फिर एक ओल्ड वुमन रेन से टकराई और गिर गई। रेन ने तुरंत माफी मांगी, पूछा क्या आप ठीक हैं? ओल्ड वुमन चीख कर चोर से अपना सामान वापस मांगने लगी। उसने बोला कि वो चीज उसके ग्रैंडसन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है। दोनों अपने रास्ते जाने लगे। रेन पहले इग्नोर करने लगा क्योंकि एग्जाम जरूरी था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा उसके दिमाग में एस्टर की आवाज गूंजी, हेल्प हिम लिन। तब उसने अपना डिसीजन बदला और उस ओल्ड वुमन से चोर के डायरेक्शन के बारे में पूछकर उसके पीछे भाग गया। रेन छतों पर कूदते हुए चोर को चेस कर रहा था। लोग उसे देखकर शॉक हो रहे थे। उसने अपने हाथों में थंडर स्पेल कास्ट किया और बोला, मैं इतना इरिटेट हो गया हूं कि अब मैं सीधा तुझे राख बना दूंगा। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई, रेन के कंधों पर हाथ रखा और कूदते हुए बोली कि साइड हो जा। वो लड़की चोर के आगे कूद गई और एक स्पेल कास्ट किया। उसके हाथ में एक ग्लोविंग ऑर्ब बना और नीचे से सैंड ऊपर उठकर एक गोल टावर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। लड़की उस पर खड़ी हो गई और चोर को चिल्लाकर बोली, गोल्डन रोज में चोरी करने की गलती उसने गलत दिन पे की है। रेन ये सब देख रहा था। लड़की ने कहा, अब तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि तुम किसी और के नहीं बल्कि पकड़े गए हो क्रिस्टीन के हाथों। रेन ने उसे पहचान लिया। वो वार्डन फैमिली की इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। ये फैमिली ईस्टर्न एम्पायर की एक पावरफुल मेज फैमिली थी, बिल्कुल लुडविग फैमिली की तरह। ये भी 5 बड़े मैजिक हाउसेस में से एक थी। मेरी पास्ट मेमोरीज वापस आने से पहले मैं उससे हाउस मीटिंग में कुछ बार मिल चुका था। वो हमेशा उसका मजाक बनाती थी, थोड़ा एफर्ट तो डाल, तुझे ऐसे इडियट की तरह जीना मजा देता है क्या? तू एक मैजिक हाउस का डिसेंडेंट है, वो भी एल्डेस्ट सन। शर्म नहीं आती तुझे अपनी हालत पर? रेन ने देखा कि उसने ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहनी है, जबकि वो उसी की उम्र की है। चोर ने काउंटर अटैक किया और लड़की का सैंड टावर तोड़ दिया। स्ट्रीट्स में सैंडस्टॉर्म फैल गया। लोग पैनिक में आ गए।
एक बच्चा हवा में उड़ने लगा। उसने अपनी मां को पुकारा, तब रेन ने रूट्स इस्तेमाल करके बच्चे को बचा लिया। रेन ने नोटिस किया कि चोर एक मेज है, काफी स्ट्रांग माना के साथ। उसके हाथ में पावरफुल आइटम्स थे। लड़की ने एक और स्पेल कास्ट किया। चोर हैरान हुआ। इस बार 2 स्टार मैजिक था। एक गोल्डन लाइट स्टार बना। दोनों हाथ जोड़ने पर एक डैजलिंग ब्लास्ट हुई और जमीन टूट गई। छोटे पत्थर और सैंड मिलकर एक ह्यूज सैंडस्टोन गोलेम बन गया। हमें बताया जाता है, अगर लुडविग फैमिली को लोग स्टीलिंग मेजर्स के नाम से जानते हैं, तो वार्डन फैमिली को कमांडिंग मेजर्स के नाम से पहचाना जाता है। और वार्डन फैमिली की ब्लड लाइन लिमिटेड मैजिक है, अर्थ एट्रीब्यूट की समनिंग मैजिक। चोर थोड़ा परेशान हो गया। लड़की कॉन्फिडेंट थी। गोलेम मूव हुआ। चोर मुस्कुराया। उसकी ईविल स्माइल और भी डार्क हो गई जब उसने अपने हाथ के आइटम से एक ब्लैक लाइट निकाली। और उसी मोमेंट गोलेम के शरीर से एक डार्क लाइट आर पार हो गई। लड़की की आंखें शॉक में खुल गईं और चोर जोर से हंसने लगा। गोलेम की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसके पूरे बॉडी से धुआं निकलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आंखें फिर से चमकने लगती हैं। लड़की ने कॉन्फिडेंटली चोर से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है वो उसे ऐसे अटैक से हरा पाएगा? लेकिन जैसे ही गोलेम अपना पंच रेडी करता है, लड़की की कॉन्फिडेंट स्माइल टेंशन में बदल जाती है। चोर ने दोबारा अपने हाथ के आइटम से ब्लैक लाइट निकाली। वो गोलेम अब लड़की पर हमला करने लगा। उसी वक्त एक तेज चमक हुई और गोलेम के पीछे से गोल्डन बिजली जैसी क्रैकलिंग बोल्ट्स निकलने लगीं। चोर शॉक हो जाता है और लड़की की आंखें भी खुल जाती हैं। रेन लड़की के सामने आ जाता है और अपनी हाथ ऊपर करता है। गोलेम का लेफ्ट हैंड उड़ जाता है। रेन चोर को वार्न करता है कि स्पेल पहले कास्ट करने का मतलब यह नहीं होता कि विक्ट्री ऑलरेडी फिक्स है। रेन के हाथों से गोल्डन थंडर निकल रही थी। लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो रेन को देखकर कहती है, तुम? चोर भी सरप्राइज होता है। रेन अपने हाथ के ऊपर एक मैजिक सर्कल बनाता है। चोर गोलेम को हमला करने को बोलता है। गोलेम ने दूसरे हाथ से अटैक किया। रेन ने गोलेम के पंच के सामने एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाया और उस पर रून फ्लेम डाला। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके मैजिक सर्कल से मैसिव पानी बाहर निकला जो जोर से गोलम को हिट कर गया। पानी नीचे गिरता है। रेन और लड़की दोनों भीग जाते हैं। लड़की रेन से पूछती है कि क्या वो एक वाटर एट्रीब्यूट मेज है। तभी एक बड़ा सा शैडो उनके ऊपर गिरता है। लड़की कहती है कि पानी अर्थ एट्रीब्यूट के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है, लेकिन एक 1 स्टार मैजिक से उसका गोलम खत्म नहीं होगा। चोर हंसते हुए रेन का मजाक उड़ाता है, बोलता है कि तू बस डींगे मार रहा है, पर बस यही सब है तेरे पास। रेन और लड़की दोनों गोलेम के सामने खड़े थे जब चोर उन्हें इंसल्ट करता रहता है। फिर चोर कमांड देता है, मर जाओ, और गोलेम उन पर पंच मारने आता है। रेन तुरंत एक और मैजिकल सर्कल बनाता है और उसमें से पानी का तेज ब्लास्ट बाहर निकलता है जो गोलेम के पंच को रोक लेता है। लड़की पीछे से रेन को रिमाइंड करती है कि उसका मैजिक वर्क नहीं करेगा। चोर गुस्सा होकर चिल्लाता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और मर जाओ। लेकिन रेन ने गुस्से में अपनी पानी की तेज धारा को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। गोलेम का हाथ टूटने और पीछे होने लगा। चोर यह सब देखकर ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में साफ हैरानी झलक रही थी। फिर गोलेम अपना पंच वापस पीछे खींच लेता है और अचानक लड़की की तरफ अटैक करता है। रेन तुरंत लड़की को खींचकर बचाता है। गोलेम का पंच पानी से भीगी जमीन पर पड़ा और उसी टक्कर से उसका हाथ टूट गया। चोर शॉक हो जाता है। रेन अपने हाथों और घुटनों से गिरने से बच जाता है, पर लड़की पीछे उछल जाती है। रेन रियलाइज करता है, तुम किसी और का मैजिक चुराते वक्त अपना मैजिक फ्रीली यूज नहीं कर सकते। चोर फिर गोलेम पर एक कंट्रोलिंग स्पेल कास्ट करता है। लड़की गुस्से में रेन से कहती है कि तुमने मुझे बस खींचकर क्यों बचाया। रेन अपने हाथों में एक खास स्टार शेप का निशान बनाता है। लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है। रेन एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है और उसके हाथ का स्टार शेप्ड निशान चमकने लगता है, ऑक्टागन शेप में फैल जाता है। रेन धीरे से कहता है, सोल्यूशन डिराइव्ड लॉ, एल्टरेशन। सिंबल बड़ा होकर एक तेज चमक देता है और रेन उसे गोलेम की तरफ फेंक देता है। अचानक जमीन से टेंटिकल जैसी जड़ें निकलकर गोलेम के बॉडी पार्ट से जुड़ जाती हैं और उसे जमीन पर कसकर पकड़ लेती है। रूट्स इतने फैल जाते हैं कि उन पर पत्तियां तक उगने लगती हैं। चोर डर के मारे घबरा जाता है और पसीना बहाने लगता है। तभी रूट्स उसे भी कसकर पकड़ लेती हैं। लड़की हैरानी से रेन की तरफ देख रही होती है। रेन चोर के पास जाकर उसके हाथ की कलाई से आर्टिफैक्ट निकाल लेता है। वो आर्टिफैक्ट गौर से देखकर सोचता है कि शायद इसे चोर ने ही चुराया होगा। चोर चिल्लाकर कहता है, वापस दो, वो मेरा है। रेन ने उसे घूरते हुए बोला, सीरियसली, इसे तुमने चुराया था। रेन ने आर्टिफैक्ट देखा और सोचा, ओपोनेंट के मैजिक को कंट्रोल करना, लगता है ये बेल सिडियस जैसा है।
जेम पर 2 मैजिक सर्कल्स इंग्रेव किए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये 2 स्टार मैजिक तक स्टील कर सकता है। इंटरेस्टिंग। चोर हैरानी में रेन से पूछता है, तुम कौन हो? तुम इतना फास्ट मैजिक कैसे कर लेते हो? लेकिन रेन उसे इग्नोर कर देता है और सोचता है, अगर मैं अपनी असली पहचान बता भी दूं तो भी ये चोर मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। रेन ओल्ड वुमन के पास जाता है जो शॉक में थी। वो उसे आर्टिफैक्ट दे देता है और कहता है, अगली बार इसे सेफ रखना। ओल्ड वुमन खुशी से रोने लगती है और क्राउड रेन की तारीफ करने लगती है। रेन मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसे याद आता है एंट्रेंस एग्जाम, और वो बिना टाइम वेस्ट किए भाग जाता है। चोर पीछे छोड़ दिया जाता है। तभी एक सोर्ड चोर के चेहरे पर आती है और एक वुमन जिसने क्लोक पहना था उसके सामने खड़ी थी। वो लड़की को क्रिस्टीन कहकर बुलाती है और कहती है, गलती तो हुई थी, ये तुम्हें पता है ना? क्लोक हटते ही पता चला कि वो औरत एक्चुअली प्रोफेसर कैरोलाइन थी। कैरोलाइन ने क्रिस्टीन की कॉन्फिडेंस की तारीफ की, लेकिन उसे वार्न भी किया कि गोलम्स का केयरलेस यूज मत करे। क्रिस्टीन ने कहा, हाँ मुझे पता है, अगली बार मैं केयरफुल रहूंगी। फिर क्रिस्टीन ने पूछा कि क्या कैरोलाइन ने उस लड़के को देखा था। वो लड़का सच में कमाल का है, उसकी मैजिक कास्टिंग स्पीड तो ऑलमोस्ट प्रोफेसर जितनी फास्ट थी। कैरोलाइन ने एडमिट किया, उस लड़के की कास्टिंग स्पीड तो मुझसे भी फास्ट लग रही थी। क्रिस्टीन ने कहा, इतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन वो लड़का सिलेक्शन मीटिंग में इतना स्ट्रांग नहीं था। कैरोलिन कहती है कि अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देने आया था तो यहां क्यों था, जबकि एग्जाम ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुका है। रेन एग्जाम के हॉल की तरफ फुल स्पीड में भाग रहा होता है, टेंशन में। क्रिस्टीन ने सिर पकड़कर कैरोलाइन से पूछा कि क्या वो रेन को पास कर सकती है। कैरोलाइन ने समझाया, रूल्स की वजह से नहीं कर सकती, लेकिन क्रिस्टीन ने जोर दिया कि रेन लेट इसलिए पहुंचा क्योंकि वो दूसरों की हेल्प कर रहा था। कैरोलाइन ने कहा कि ऐसे लोग ही उसे इंस्पायर करते हैं। क्रिस्टीन ने कहा, और अगर रेन एकेडमी में होगा तो सब कुछ और भी एक्साइटिंग हो जाएगा। कैरोलाइन थोड़ी देर सोचती है और फिर क्रिस्टीन की बात से अग्री कर लेती है। आगे कैरोलाइन अपने ऑफिस में बैठी थी और रेन के डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ रही थी। उसने नोटिस किया, रेन का कोई हिस्ट्री नहीं है किसी मैजिक कंपटीशन में प्लेस होने का, और किसी और फील्ड में भी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है। फिर भी लोग उसे जीनियस प्रोडिजी कहते हैं, मतलब ऐसा टैलेंट जिसे हेवन ने लुडविग फैमिली के लिए एक कैलेमिटी के रूप में भेजा हो। डॉक्यूमेंट्स में और लिखा था कि रेन ने 3 साल तक स्काल्जी लुडविग का असिस्टेंट काम किया, जो कि फॉर्मर ग्रेट मेज और ओसाइरियस स्कूल का हेड रह चुका था। कैरोलाइन सोच रही थी, सिर्फ फैमिली होना मतलब ये नहीं कि बिना स्ट्रगल किए ग्रोथ हो जाती है। स्काल्जी तो ऐसा इंसान है जो बिना रिजल्ट्स के किसी को भी रूथलेस तरीके से डिसमिस कर देता है। एक सवाल उठता है, अगर सच में रेन सिर्फ असिस्टेंट था तो फिर 8 ग्रेड स्कूल्स के अंदर उसे जीनियस प्रोडिजी क्यों कहा जाता है? उसमें ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है? प्रोफेसर कैरोलिन ने अपने असिस्टेंट बार्डन को बुलाया और ऑर्डर दिया कि चांसलर के साथ एक मीटिंग अरेंज करें ताकि एक स्पेशल एडमिशन केस डिस्कस किया जा सके। उसने सोचा कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है और जीनियस स्टूडेंट्स कभी अकेले नहीं आते, वो हमेशा लहरों की तरह आते हैं। कैरोलाइन को पता था कि इस बार एकेडमी में आने वाले नए स्टूडेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। अलग अलग फेमस स्कूल से स्टूडेंट्स ने लेट होकर भी एडमिशन लिया है। ह्यूबर्ट रोहिनम स्कूल से, लिलियन रिवेंडल स्कूल से, केडन हरीमुन स्कूल से, नोरा मेलेव स्कूल से, लोगन चैहाक स्कूल से। यानी 8 मेजर स्कूल्स में से 5 स्टूडेंट्स एक साथ एनरोल हुए हैं। इसके अलावा वार्डन फैमिली ने भी एक टैलेंटेड बच्चा भेजा है, लेकिन उस बच्चे को अकेले स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि मैजिक फैमिलीज और 8 स्कूल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरा है। प्रोफेसर्स को नॉर्मली स्टूडेंट्स की लड़ाई झगड़े में डायरेक्टली पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार की सिचुएशन इतनी स्पेशल थी कि उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तभी डिलेटन एकेडमी की चांसलर मडीलिया ने कहा, स्टूडेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो और अगर जरूरत हो तो इंटरवीन भी करो, लेकिन बार बार बीच में मत पढ़ना। कैरोलाइन इस बात पर चुप रही, जिस पर मडीलिया ने डायरेक्टली उससे पूछा कि वो इतनी साइलेंट क्यों है। कैरोलाइन सावधानी से बोली, मुझे लगता है अभी फैसला लेना थोड़ा जल्दी होगा, शायद ये सही समय नहीं है। मेडिलिया ने डिटेल में पूछा, जरा और बताओ। क्रिस्टीन तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार मैजिकल फैमिली से कोई और जीनियस भी आया है। क्या कोई नया स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? कैरोलाइन ने साफ जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई नया स्टूडेंट नहीं है। मेडिलिया ने सीधे पूछा, तो क्या वो वही बच्चा है जिसे तुम एक्स्ट्रा टेस्ट देकर अंदर लाना चाहती हो? कैरोलिन ने हल्के रहस्यमयी अंदाज में कहा, अगर मैं बताऊं भी तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी। वैसे भी तुमने उसे फैमिली मीटिंग में देखा ही था। मेडिलिया थोड़ी इरिटेट होकर बोली, सीधे बोलो, घुमाओ मत। कैरोलाइन ने काम रहते हुए कहा,
ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन शायद हमें रेन लुडविग को एनरोल होने देना चाहिए और उसके बाद हमें स्टूडेंट्स के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि वो अपनी सिचुएशंस को खुद कैसे हैंडल करता है। मेडिलिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, नतीजा तो जल्दी ही सामने आ जाएगा। वैसे भी उसका होमरूम टीचर स्ट्रिक्ट ओवन है। फिर मेडिलिया ने कैजुअली पूछा, वैसे क्या रेन ने सच में रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया था? कैरोलाइन ने कंफर्म किया, हाँ, उसे हीरो कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे बस शांति से किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मेडिलिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सच में थोड़ा अजीब लड़का है। कैरोलाइन भी मुस्कुराई और बोली, हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि अजीब लोग ही अच्छे मैजिशियन बनते हैं। फिर कैरोलाइन ने गौर किया कि मेडेलिया कुछ उदास लग रही थी। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम आज इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? मेडेलिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी नजरें आज भी उतनी ही शार्प हैं जितनी पहले थीं। लेकिन फिर वो सीरियस होकर बोली, वो चोर जिसे रेन ने पकड़ा था, उसका कनेक्शन डार्क चर्च से हो सकता है। कैरोलाइन हैरानी से चौंक गई। इम्पॉसिबल! ये कैसे हो सकता है? मिडीलिया ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि मैं बिना सबूत कुछ कहूं? स्पेशल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म किया है। वो लोग जल्द ही यहां आने वाले हैं। अंत में मिडीलिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इस मामले में बुरा एहसास हो रहा है। हमें तैयार रहना होगा। अगली सुबह जब सारा केओस खत्म हुआ, मुझे मेरी एक्सेप्टेंस नोटिस मिली। हालांकि मैं एग्जाम मिस कर चुका था क्योंकि मैं देर से पहुंचा था। प्रोफेसर कैरोलाइन ने एक सोल्यूशन दिया। उसने कहा कि मैं ये दिखा सकता हूं जैसे मैंने कोई एक्स्ट्रा टेस्ट दिया हो, और फिर मेरा नाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कैरोलाइन थोड़ी वरीड थी क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जाम को अक्सर लोग डिसग्रेस मानते हैं, जैसे रेगुलर एडमिशन में फेल हुए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मेरे लिए ये कोई इशू नहीं था। मुझे एग्जाम दोबारा देने का एंग्जाइटी थी, इसलिए मैंने तुरंत कैरोलाइन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह मैं ऑफिशियली पहुंच गया डेलेटन यूनिवर्सिटी, जो होली ह्यूमन एम्पायर की सबसे बड़ी मैजिक यूनिवर्सिटी है, जहां दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग इकट्ठा होते हैं। रेन जब स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसके माइंड में आता है कि मेरी जिंदगी में कभी किसी स्कूल के साथ अटैचमेंट नहीं रहा। अपनी पास्ट लाइफ में उसने सीधे ओसीरियस स्कूल के हेड से ट्रेनिंग ली थी और इस लाइफ में उसकी पूरी लर्निंग सिर्फ फैमिली के थ्रू हुई थी। अब भले ही वो ऑफिशियली डिलेटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका था, लेकिन उसका रियल गोल सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज क्लियर थी, उसे वो स्पेशल चीज ढूंढनी है जो एस्टर ने उसके लिए छोड़ी थी। हाँ, स्किल्स इंप्रूव करना और मैजिक में स्ट्रांग बनना जरूरी था, क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ वाली स्ट्रेंथ को दोबारा मैच करना था।